भारत का नया टैक्स एक्ट 2026 आ गया है। जानिए क्या हैं बड़े बदलाव, भावेश जैन के साथ। नमस्ते। अच्छा, 1 अप्रैल 2026 से भारत का जो पूरा टैक्स सिस्टम है ना, वो जड़ से बदलने वाला है। मतलब जो पुराना 1961 वाला इनकम टैक्स एक्ट था वो खत्म हो जाएगा और उसकी जगह लेगा एकदम नया इनकम टैक्स एक्ट 2025। तो चलिए इसको आसान भाषा में समझते हैं कि इस बहुत बड़े बदलाव का हमारी आपकी जिंदगी पर आखिर असर क्या पड़ेगा। हाँ जी, बिल्कुल सही सुना। 17.5 लाख की इनकम पे जीरो टैक्स। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, पर क्या ये सच में मुमकिन है? आज हम इसी की पूरी गणित को समझने वाले हैं। ये इस नई एक्ट का शायद सबसे दिलचस्प हिस्सा है और आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि ये काम कैसे करता है। देखिए, ये कोई छोटा मोटा अपडेट या बदलाव नहीं है। ये एक तरह से एक ऐतिहासिक रीसेट है। जरा सोचिए, एक कानून जो लगभग 65 साल पुराना है, उसे पूरी तरह से हटाकर एक नया कानून लाया जा रहा है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इसकी जरूरत पड़ी ही क्यों? असल में जो पुराना 1961 का एक्ट था, वो समय के साथ इतना उलझ गया था, इतना जटिल हो गया था, उसमें इतने सारे बदलाव, इतने सारे संशोधन हुए कि उसे समझना आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल हो गया था। अब ये जो 2025 का नया एक्ट है, ये एक नई ताज़ी शुरुआत है, जिसका मेन मकसद है सिंप्लिसिटी और ट्रांसपेरेंसी। इस बात को समझने का ये सबसे अच्छा तरीका है। सोचिए कि आपके पास एक कपड़ा है और वो इतनी जगह से फट गया है कि आप उस पे पैबंद पर पैबंद यानी रफू लगाते जा रहे हैं। एक समय के बाद वो कपड़ा कम रफू ज्यादा लगता है, तो सरकार को लगा कि अब उसी कपड़े पर और रफू करने से बेहतर है कि एक बिल्कुल नया कपड़ा ही बना लिया जाए। तो सबसे पहली चीज जो हमें सीखनी होगी वो है नए नंबर्स। जो हमारे जाने पहचाने फॉर्म्स थे, जैसे फॉर्म 16 जो हमें हर साल कंपनी से मिलता था, वो अब हो जाएगा फॉर्म 130। वैसे ही 15G/H बन जाएगा फॉर्म 121 और हमारा जो एनुअल टैक्स स्टेटमेंट था 26AS, वो अब से फॉर्म 168 कहलाएगा। तो हाँ, इन नए नंबरों से दोस्ती करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब आते हैं उस सवाल पर जिसका हम सबको इंतजार है। 17.5 लाख रुपए की इनकम टैक्स फ्री कैसे हो सकती है? चलिए इसे पुरानी टैक्स व्यवस्था यानी ओल्ड टैक्स रिजीम के हिसाब से एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। इस पूरी कैलकुलेशन का जो हीरो है ना, वो है कुछ अलाउंस यानी भत्तों में की गई जबरदस्त बढ़ोतरी। आप देखिए, बच्चों का एजुकेशन अलाउंस, हॉस्टल अलाउंस और फूड कूपन की लिमिट कई गुना बढ़ा दी गई है। पहले जहां बच्चों की पढ़ाई के लिए साल में सिर्फ 2400 रुपए की छूट थी, अब ये छूट बहुत बहुत ज्यादा बड़ी हो गई है। इसका हिसाब हम आगे देखेंगे। तो चलिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लेते हैं कि किसी की सालाना सैलरी है 17,50,000 रुपए। अब देखते हैं कि अलग अलग कटौतियों के बाद ये रकम कैसे कम होती जाती है। सबसे पहले तो 50,000 रुपए का सीधा सीधा स्टैंडर्ड डिडक्शन है। फिर एक अंदाजे के तौर पर HRA से करीब 4.5 लाख की छूट। और फिर आते हैं नए बढ़े हुए अलाउंस। 2 बच्चों के लिए 72,000 का एजुकेशन अलाउंस और 2,16,000 का हॉस्टल अलाउंस। सिर्फ इन्हीं कटौतियों के बाद टैक्सेबल इनकम देखिए कहाँ आ गई, सीधे 9,62,000 पर। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ओल्ड रिजीम में हमें और भी कटौतियां मिलती हैं, है ना? जैसे सेक्शन 80C में 1.5 लाख, हेल्थ इंश्योरेंस में 75,000, होम लोन के ब्याज पर 2 लाख और NPS में 50,000 रुपए की छूट। और जब इन सभी डिडक्शंस और अलाउंस को हम 17.5 लाख की सैलरी से घटाते हैं, तो जो फाइनल टैक्सेबल इनकम बचती है वो है सिर्फ 4,87,000 रुपए। और यहाँ आता है असली मैजिक, क्योंकि पुरानी टैक्स व्यवस्था में 5 लाख रुपए तक की टैक्सेबल इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगता। तो इसका सीधा सीधा मतलब हुआ कि 17.5 लाख की पूरी सैलरी पर असरदार तरीके से जीरो टैक्स लगा। ये एक बहुत ही बड़ा बदलाव है, खासकर उन नौकरी पेशा लोगों के लिए जो होम लोन, बच्चों की शिक्षा और निवेश का पूरा फायदा उठाते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई सैलरी और डिडक्शंस की बात। अब सैलरी से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारे रोजमर्रा के फाइनेंशियल लेन देन पर क्या असर पड़ेगा, खासकर पैन कार्ड और विदेश पैसे भेजने के नियमों पर। सरकार ने महंगाई को देखते हुए पैन कार्ड रिपोर्टिंग की लिमिट्स बढ़ा दी हैं। जैसे अब 20 लाख तक की प्रॉपर्टी खरीदने पर पैन की जरूरत नहीं होगी, पहले ये लिमिट 10 लाख थी। इसी तरह बैंक में कैश जमा करने और होटल बिल की लिमिट भी 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख कर दी गई है। मतलब छोटे मोटे लेन देन के लिए रिपोर्टिंग का झंझट थोड़ा कम हो जाएगा। जो लोग विदेश पैसे भेजते हैं उनके लिए ये एक बहुत बड़ी राहत है। पहले टूर पैकेज पर 20% का भारी भरकम TCS यानी टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स कट जाता था, जिससे लोगों का कैश फ्लो अटक जाता था। अब इससे टूर पैकेज, पढ़ाई और मेडिकल इलाज, इन सब के लिए एक जैसा सिर्फ 2% कर दिया गया है। अच्छा, अब बात करते हैं कंप्लायंस की, यानी नियमों को मानने की। नए एक्ट में रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन और नियम न मानने पर जो जुर्माना लगता है, उसमें भी कुछ जरूरी बदलाव किए गए हैं। देखिए, नौकरी पेशा लोगों के लिए ITR फाइल करने की तारीख वही है, 31 जुलाई। लेकिन बिजनेस और प्रोफेशनल्स के लिए अच्छी खबर है, उन्हें अब 1 महीने का एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, 31 अगस्त तक। और अगर रिटर्न लेट हो गया या उसमें कुछ बदलना है, तो वो भी अब अगले साल 31 मार्च तक किया जा सकता है।
ये एक बहुत ही ज़रूरी बदलाव है। पहले क्या होता था कि ऑडिट में देरी होने पर कितनी पेनल्टी लगेगी, ये असेसिंग ऑफिसर तय करता था। मतलब कोई फिक्स अमाउंट नहीं था। अब इसे फिक्स कर दिया गया है। इससे एक तरह की अनिश्चितता खत्म हो गई है और सिस्टम में पारदर्शिता बढ़ी है। अब सबको पता है कि नियम तोड़ने पर क्या होगा। तो इतने सारे बदलावों के बीच हमें तैयारी कैसे करनी है? चलिए एक सिंपल से एक्शन प्लान पर नजर डालते हैं कि हमें अभी क्या करना है, अगले कुछ महीनों में क्या करना है और लगातार क्या करते रहना है। देखिए, सबसे पहला काम तो यह है कि अपना केवाईसी और आधार बैंक लिंकिंग तुरंत चेक करें और पूरा कर लें। फिर अगले कुछ महीनों में इन नए फॉर्म नंबर्स को थोड़ा समझ लें और अपने क्लेम्स को चेक कर लें। और हाँ, हमेशा अपने डिजिटल रिकॉर्ड्स संभाल कर रखें और ज़रूरत पड़ने पर किसी अच्छे सीएच से सलाह लेने में हिचकिचाएं नहीं। आखिर ये सब किया क्यों जा रहा है? आज भारत में सिर्फ 6% लोग ही टैक्स भरते हैं, जबकि अमेरिका जैसे देशों में ये आंकड़ा लगभग 40% है। ये जो गैप है ना, ये बहुत बड़ा है और यहीं एक बहुत बड़ा मौका भी छिपा है। तो आखिर में बस एक सवाल के साथ आपको छोड़ जाते हैं। सोचिए, अगर हमारे देश में टैक्स देने वालों की संख्या सिर्फ 6% से बढ़कर 40% हो जाए, तो उस पैसे से देश का कितना विकास हो सकता है? सड़कें, स्कूल, अस्पताल, कहाँ तक पहुंच सकता है हमारा देश? ये नया सरल एक्ट शायद उसी दिशा में एक कदम है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।